तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और भारत के वैभवपूर्ण अतीत के अंतर्गत भाग यानी कि 1 से 28 हमारे अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन भाग 29, जिसके अंतर्गत अब तक अपने देखा यहाँ पर कि वैदिक काल, जिसको अपन यानी कि एक तरह से भी हमारे यहाँ पे कंटेंट चल रहा था, वैदिक काल के अंतर्गत हमने उसकी जानकारी देखी, यानी कि एक तरह से वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई आर्यों के द्वारा, उसके बाद में उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उसकी सामाजिक जीवन, उसका धार्मिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन एवं कला संबंधी प्रमुख उपलब्धियां अपन ने देखी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां। तो वो देखेंगे अपन यहाँ पे इसके अंतर्गत कि वेदों में विज्ञान का भी यानी कि एक तरह से विस्तृत वर्णन है, वो अपने को देखने को मिलता है। विज्ञान के गणित, ज्योतिष व रसायन विज्ञानों पर लिखित संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है वो परवर्ती काल में अरबी, लैटिन व अंग्रेजी भाषा के अंदर देखने को मिलता है। कि वेद है, वेदों में भी यानी कि एक तरह से विज्ञान का ही विस्तृत वर्णन अपने को देखने को मिलता है। विज्ञान के गणित, ज्योतिष व रसायन विषयों पर लिखित संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद परवर्ती काल में अरबी, लैटिन व अंग्रेजी भाषा के अंदर यानी कि अपने हुआ है। तो इसको यानी कि एक तरह से जो विज्ञान से संबंधित उपलब्धि है उसको अपन यहाँ पे 4 कालक्रम के अंदर या 4 खंडों में यानी कि एक तरह से विभाजित किया है, 4 सब्जेक्ट के अंदर। तो अपन देखेंगे यहाँ पर एक आपको दिख रहा है चिकित्सा विज्ञान, एक है आपके मैथ यानी गणित, एक आपके एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, खगोल एवं ज्योतिषी विज्ञान, वहीं आपके एक फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिक व रसायन विज्ञान, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर वो देखेंगे अपन चिकित्सा विज्ञान को। तो ऋग्वेद के अंदर यानी कि एक तरह से भीषक, ऋग्वेद में भीषक जो यानी कि भीषक किसे कहते थे, वेद या चिकित्सक, जो डॉक्टर होता था, वेद जी होते थे, उसको यानी क्या कहा गया यहाँ पे, भीषक। तो ऋग्वेद में भीषक का कई स्थानों पर यानी कि एक तरह से उल्लेख मिलता है। एक भीषक को पैर की टूटी हड्डी को जोड़ने का प्रयास करते हुए भी बताया गया है। वहीं चरक संहिता में चिकित्सा पद्धति का विशद वर्णन यानी कि हमको देखने को मिलता है। कि चरक संहिता है, चरक संहिता में यानी कि एक तरह से चिकित्सा पद्धति का विशद वर्णन है वो अपने को देखने को मिलता है। चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरी इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वान थे। चरक हो गया, सुश्रुत हो गया एवं धन्वंतरी इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वान थे। भारतीय परंपरा अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेदों का ज्ञान दक्ष एवं भास्कर को दिया था। कि अपन यहाँ पे बात करें तो सर्वप्रथम यानी कि एक तरह से आपके जो भारतीय परंपरा अनुसार थी उसके अनुसार यानी कि सर्वप्रथम यानी कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान है वो किसे दिया, दक्ष एवं भास्कर को दिया था। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो बाद में अश्विनी कुमारों को दिया, और इन्हीं अश्विनी कुमारों के द्वारा यानी कि दक्ष प्रजापति ने जब आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया तो इन्हीं अश्विनी कुमारों के द्वारा पर्वतों पे औषधियाँ उगाई गई, और उसके बाद में यानी कि एक तरह से आयुर्वेद का काफ़ी इन्होंने विकास किया, आयुर्वेद को काफ़ी विकसित किया। तो वहीं अपन यहाँ बात करें चरक संहिता में, तो चरक संहिता के अंतर्गत यानी कि एक तरह से एक अच्छा जो वेद होता है, चरक संहिता की अपन बात कर रहे हैं। चरक संहिता में एक अच्छा वेद होता है, अच्छे वेद के यहाँ पर 6 गुण बताए गए हैं, यानी कि उसके अंदर 6 क्वालिटी बताई गई है कि 6 क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। तो फर्स्ट उसके अपन बात करेंगे विद्या की, यानी कि शिक्षा का यानी कि एक तरह से वो ज्ञान होना चाहिए। वितर्को, विज्ञान, स्मृति, तत्परता व क्रिया, ये सभी यानी कि 6 गुण है वो एक यानी कि अच्छे वेद के चिकित्सक के यानी कि होते हैं। वेदों के यानी कि 3 प्रमुख विषय बताए गए हैं, ईश्वर, आत्मा एवं प्रकृति। वेद है, वेदों के 3 प्रमुख विषय। अगर आपसे कभी कोई ये भी पूछ ले कि विषय ने छोटा सा कि वेदों के प्रमुख विषय कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो वेदों के प्रमुख विषय 3 है। ईश्वर है, आत्मा है व प्रकृति है। ईश्वर का अध्ययन किया जाता है, आत्मा का किया जाता है व प्रकृति का किया जाता है, और जो प्रकृति है वही आपके चिकित्सा विज्ञान है। वहीं आपके देखेंगे कि अथर्ववेद का एक अध्याय है, अध्याय 8, उसके अंदर आपके श्लोक दिया हुआ है कौन सा, 10वां। तो अथर्ववेद के अध्याय 8 श्लोक 10 में उल्लेख है कि जहर का उपचार जहर से होता है, जहर का उपचार जहर से होता है। वहीं चरक संहिता में देह औषधियों का विशद वर्णन हमको देखने को मिलता है। बाणभट्ट ने अष्टांग हृदय संहिता में आयुर्वेद का ज्ञान व्यवस्थित कर संग्रहित किया है। तो अपन ने देखा यहाँ पे कि जो चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान में यानी कि एक तरीके से आपके सेकेंड नंबर पे अपन यहाँ बात करते हैं गणित की यानी कि मैथ के बारे में। तो संख्या शास्त्र यानी कि गणित में भारत की जानकारी है वो काफ़ी पहले से थी। विल्ड्यूरेंट ने अपनी पुस्तक यानी कि जो आपका विल्ड्यूरेंट है, विल्ड्यूरेंट ने अपनी पुस्तक सभ्यता का इतिहास, उसमें लिखा है कि वह भारत है जिसने हमें सभी संस्थाओं को केवल आपके 10 अंकों में व्यक्त करने की यानी कि अभिनव विधि बताई है। वहीं अपन बात करें कि जिसमें प्रत्येक अंक का निरपेक्ष मूल्य भी और स्थानीय मूल्य भी यानी कि एक तरह से दिया हुआ था।
तो जो विल्ड्यूरेंट है उसने अपनी पुस्तक कौन सी सभ्यता का इतिहास में लिखा है कि वो भारत जिसने हमें सभी संख्याओं को या सभी संस्थाओं को केवल 10 अंकों में व्यक्त करने की अभिनव विधि बताई थी, जिसमें प्रत्येक अंक का निरपेक्ष मूल्य भी और स्थानीय मूल्य भी वहाँ पर देखने को अपने को मिलता है। यजुर्वेद में 10⁻12 यानी कि 10 का जो आपके पावर है यानी कि 12 तक संख्याओं के यानी कि एक तरह से नाम है वो अपने को वहाँ पर देखने को मिलते हैं। दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार है वो हमारे भारत देश में ही हुआ। वर्गमूल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त की परिधि का क्षेत्रफल, पाई का 4 दशमलव तक मान का ज्ञान 5वीं शताब्दी में यानी कि एक तरह से आर्यभट्ट को ही था। ज्ञात के विस्तार का सूत्र ब्रह्मगुप्त ने खोज निकाला था, यानी कि जो ज्ञात का एक तरह से विस्तार होता है उसका सूत्र किसने निकाला? आपके ब्रह्मगुप्त ने खोज निकाला था। भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य है उसका ग्रंथ कौन सा हो गया आपका? एक तो हो गया लीलावती हो गया व सिद्धांत शिरोमणि। अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कात्यायन ने व्रत के ग्राफ को नापने की भी यानी कि एक तरह से विधि बताई है, जो यानी कि एक तरह से कात्यायन है, कात्यायन ने जो व्रत है यानी कि आपका जो सर्किल होता है उस सर्किल के यानी कि एक तरह से जो व्रत है उसके ग्राफ को नापने की विधि भी इन्होंने बताई है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे कि जो आपके विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर एक आपका चिकित्सा विज्ञान हो गया, आपका गणित हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं खगोल व ज्योतिष विज्ञान की। पृथ्वी का आकार और भ्रमण, पृथ्वी का आकार और भ्रमण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रह उपग्रह, तारों की गति, 27 नक्षत्र आदि के बारे में यानी कि जो जानकारी मिलती है वो अपने को किससे मिलती है? नहीं, खगोल व ज्योतिष विज्ञान से, यानी कि वैदिक काल में ही अपने को यानी कि सब जो जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, उसका भ्रमण कैसे किया होता है, कितना भ्रमण होता है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, ग्रह उपग्रह, तारों की गति, 27 नक्षत्र आदि के बारे में हमको जानकारी उसमें मिलती है। पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत है, पृथ्वी के यानी कि भ्रमण का, पृथ्वी जो घूमती है उसके भ्रमण का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था। उजले कभी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर के अंदर 2 नंबर में कि पृथ्वी के भ्रमण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्यभट्ट के द्वारा, कि आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था। वहीं आपके तारों व ग्रहों की गति, सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में यानी कि एक तरह से अपने को देखने को मिलता है कि तारों व ग्रहों की जो गति है, गति के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में है। तो इसी के साथ में आपका खगोल और ज्योतिष विज्ञान इसका भी भाग है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट भाग की तरफ अपन चलते हैं, वो आपका फिजिक्स एवं केमिस्ट्री, भौतिक व रसायन विज्ञान। तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक व्यक्ति को आपको खास ध्यान रखना है, वही अपन देखेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे इसमें, और वो है आपके महर्षि कर्णाद। तो कर्णाद ऋषि वैशेषिक या एक कह सकते अपन दर्शन के रचयिता एवं अणु सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे, आपके कई बार क्वेश्चन आए हुए है कि महर्षि कर्णाद के द्वारा कौन से सिद्धांत के प्रवर्तक थे या कौन से सिद्धांत का उन्होंने एक तरह से प्रतिपादन किया था? तो वो किया इन्होंने अणु के सिद्धांत का। वहीं इन्होंने यानी कि एक तरह से कौन से क्षेत्र में कार्य किया? तो भौतिक विज्ञान में कर्णाद ने पदार्थ, मैटर, उसके संगठक तत्व व गुण यानी कि एटम्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वहीं अणुओं की संयोजन की विशद धारणा भी कर्णाद ने दी है। तो उसी के साथ साथ अगर अपन बात करें यहाँ पर तो भौतिक हो गया, उसी के साथ साथ यानी कि एक तरह से इनको धातु का भी ज्ञान था, धातु को किस प्रकार से गलाया जाता है, मिक्सचर ये कैसे किया जाता है, इन सभी समस्त बातों की जानकारी है वो यानी कि एक तरह से वैदिक काल के अंतर्गत जो वैदिक काल के लोग थे उनको इन सब बातों की जानकारी थी। और प्राचीन काल में हमको यानी कि भारतीयों को रासायनिक मिश्रण का भी ज्ञान था। प्राचीन काल में जो भारतीय थे, भारतीयों को किसका? रासायनिक मिश्रण का भी ज्ञान था, किस तरह से यानी कि दो धातुओं को मिक्स करना या और भी काफ़ी सारी यानी कि एक तरह से केमिकल्स वगैरह बनाना, या एक तरह से आपके जो भी यानी कि जो एक तरह से तत्व थे उन तत्वों को यानी कि एक तरह किस प्रकार से मिक्सर किया जाता है, कैसे मिश्रण किया जाता है, उन सभी बातों की जानकारी इनको थी। तो उसी का यानी कि एक तरह से एक एग्जाम्पल अपन यहाँ देना चाहेंगे, वो है आपका मेहरौली का लोह स्तंभ। कौन सा? मेहरौली का लोह स्तंभ। मेहरौली का जो लोह स्तंभ है वो एक यानी कि आपके वैदिक काल का या एक ऐसा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि वो तब से यानी कि आज भी आपका स्थिर यानी कि एक तरह से जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, आज भी ऐसे कैसे खड़ा हुआ है, किस धातु का बना हुआ है, किसकी उसके ऊपर पॉलिश की गई है या कुछ है, तो वो यानी कि एक तरह से आज भी इतने सालों से यानी कि डट कर के सीधा खड़ा है और उसके ऊपर किसी प्रकार की यानी कि एक तरह से आज तक कोई भी जंग यानी कि नहीं लगी है। तो है वो लोह स्तंभ यानी कि लोहे का पिलर है आपके, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किसी प्रकार की यानी कि उसके ऊपर जंग नहीं लगना, किसी प्रकार का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना। तो ये यानी कि एक तरह से हमारे वैदिक युग की जो भौतिक या एक तरह से हमारी जो रासायनिक क्रियाएं थी उस रासायनिक क्रियाओं का यानी कि एक तरह से वो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसका एक कंटेंट हमने स्टार्ट किया था वैदिक काल, वो यानी कि आज हमारा पूरा कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत हमने वैदिक काल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी, सामाजिक जीवन पढ़ा, आर्थिक जीवन पढ़ा, धार्मिक जीवन पढ़ा एवं कुछ कला संबंधी उपलब्धियां पे पढ़ी। और आज का जो अपने भाग 29 के अंदर जो पढ़ा है वो पढ़ा है विज्ञान से संबंधित उपलब्धियाँ।
तो इसी के साथ में आपके भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसका यानी कि एक तरह से आपका ये कंटेंट था वैदिक काल, वो भी आज कंप्लीट होता है। अब इस जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसका सिर्फ और सिर्फ आपका एक कंटेंट है जो यानी कि छूट गया था पहले, सिर्फ अपन उसको पढ़ेंगे भाग 30 के अंदर। उसके बाद में आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। तो इसका सिर्फ आपके एक और पार्ट बचा है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वो होगा आपका भाग 30, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो अपन ने पढ़ा यानी कि एक तरह से जो हमारे सांस्कृतिक या एक तरह से यानी सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं, और उसी के साथ साथ एक आपके यानी कि नाविक शक्ति कि उस समय के अंदर यानी कि एक तरह से प्राचीन भारत में भारत की नाविक शक्ति कैसी थी, कि उस समय यानी कि आपके जलयान थे या नहीं थे, पोत थे नहीं थे, नावें वगैरह थी, बंदरगाह थे नहीं थे, इन सभी समस्त बातों की जानकारी है वो अपन पढ़ेंगे भाग 30 में। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी वो होगी भाग 30 के अंदर।